राघव दुश्मन की वर्दी पहनकर बर्फीली चोटियों को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अत्यधिक ठंड और थकान ने उसके शरीर को जवाब देना शुरू कर दिया था। तभी एक भयानक हादसा हुआ। अध्याय: मौत की लहरें और एक नया जीवन। बर्फीली झील का जाल। राघव अंधेरे और धुंध के कारण देख नहीं पाया और उसका पैर एक कच्ची बर्फ की तह पर पड़ गया। एक जोरदार कड़कड़ाहट हुई और राघव सीधे जम देने वाले बर्फीले पानी की झील में जा गिरा। वो पानी इतना ठंडा था कि राघव का दिल एक पल के लिए रुक गया। वो हाथ पांव मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारी जूते और बर्फीला पानी उसे नीचे खींच रहे थे। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगीं और वो गहराई में समाने लगा। एक अनजान रक्षक। ठीक उसी समय पास ही के कबीले की एक लड़की, जो बर्फीले तूफान से पहले अपनी जालियों को समेट रही थी, ने पानी में हलचल देखी। उसने बिना सोचे समझे एक रस्सी और अपनी बर्फीली कुल्हाड़ी आइस एक्स का इस्तेमाल किया और पानी में छलांग लगा दी। उसने बड़ी मशक्कत के बाद राघव के बेजान शरीर को बाहर निकाला। वो लड़की उसे घसीटते हुए अपनी छोटी सी गुफा, इग्लू जैसे घर में ले गई। उसने आग जलाई और राघव को कंबल में लपेटकर उसे औषधियां दी, ताकि उसके शरीर का तापमान सामान्य हो सके। विजय की सनक। उधर विजय और सिंडिकेट के सैनिक पागलों की तरह हर गुफा और हर पत्थर की तलाशी ले रहे थे। विजय चिल्ला रहा था, वो इस पानी में गिरकर मर नहीं सकता। मुझे उसका शरीर चाहिए, जिंदा या मुर्दा। उन्हें पता था कि अगर राघव बच गया तो वो उनके साम्राज्य को राख कर देगा। वकील मामा की चुनौती। इधर वकील मामा का हेलीकॉप्टर उस बर्फीली घाटी के ऊपर मंडरा रहा था। वीरेंद्र ने दूरबीन से देखा। सर, नीचे पानी की झील के पास कुछ निशान है, लेकिन तूफान की वजह से कुछ साफ नहीं दिख रहा। वकील मामा ने अपनी बंदूक लोड की और कहा, जहाज नीचे उतारो। मेरा भांजा मौत को मात देना जानता है, वो यहीं कहीं है। होश और नया मोड़। कुछ घंटों बाद उस लड़की की झोपड़ी में राघव की आंखें धीरे से खुली। उसने देखा कि एक लड़की आग के पास बैठकर जड़ी बूटियां पीस रही थी। राघव ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में भयंकर दर्द था। लड़की ने उसकी ओर देखा और शांत आवाज में कहा, हिलो मत, तुम मौत के मुंह से वापस आए हो। बाहर वे लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं जिनके पास हथियार हैं। तुम कौन हो? राघव ने गहरी सांस ली और कहा, मेरा नाम राघव है, और जो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं वे नहीं जानते कि उन्होंने मौत को दावत दी है। अगला रोमांचक मोड़। वो लड़की कौन है? क्या वो राघव की मदद करेगी या वो भी सिंडिकेट के किसी जाल का हिस्सा है? उधर विजय अब उस कबीले की तरफ बढ़ रहा है जहां राघव छिपा है। राघव और आयुषी की ये मुलाकात महज एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि राघव के लिए एक नई शक्ति का जन्म थी। आयुषी उस बर्फीले इलाके के एक ऐसे गुप्त कबीले से ताल्लुक रखती थी, जो सदियों से इन घाटियों की रक्षा कर रहा था। अध्याय: बर्फीले कबीले की गुप्त कला। आयुषी की देखभाल। अगले कुछ दिनों तक आयुषी ने राघव का पूरा ध्यान रखा। उसने उसे हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियों का लेप लगाया, जिससे राघव के शरीर का घाव और अंदरूनी चोटें तेजी से भरने लगीं। आयुषी स्वभाव से शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक योद्धा जैसी चमक थी। एक दिन राघव ने पूछा, आयुषी, तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे क्यों बचाया? तुम जानती हो कि बाहर जो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं वे कितने खतरनाक हैं। आयुषी ने मुस्कुराते हुए कहा, पहाड़ जिसे अपनाते हैं हम उसकी रक्षा करते हैं, और मुझे लगता है कि तुम्हारी लड़ाई अभी बाकी है। प्राचीन कला का प्रशिक्षण। राघव ने देखा कि आयुषी बर्फ पर इस तरह चलती थी कि उसके पैरों के निशान भी नहीं बनते थे। वो बिना किसी आधुनिक हथियार के केवल एक हाथ की छड़ी से बड़े बर्फीले भालू को डरा सकती थी। राघव ने उससे वो हुनर सीखने का फैसला किया। इन कुछ दिनों में आयुषी ने राघव को दो मुख्य कलाएं सिखाई। एक, हिम दृष्टि, स्नो स्टेल्थ, बर्फ के साथ एकाकार होकर चलना और अपनी मौजूदगी को पूरी तरह छिपा लेना। इससे कोई भी रडार या थर्मल सेंसर उसे पकड़ नहीं सकता था। दो, मर्मघात, प्रेशर पॉइंट्स, शरीर के उन हिस्सों पर प्रहार करना जिससे दुश्मन बिना शोर मचाए तुरंत बेदम हो जाए। राघव अब तकनीक पर नहीं, बल्कि अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति पर भरोसा करना सीख रहा था। विजय का आतंक। उधर विजय का धैर्य जवाब दे रहा था। उसने सिंडिकेट के साथ मिलकर उस घाटी के गांवों को जलाना शुरू कर दिया। विजय ने घोषणा की, अगर कल सुबह तक राघव सामने नहीं आया तो मैं इस पूरी घाटी को बारूद से उड़ा दूंगा। मामा की पहुंच। वकील मामा और वीरेंद्र भी हार मानने वालों में से नहीं थे। वकील मामा ने उस कबीले के पुराने संकेतों को पहचान लिया था। उन्होंने वीरेंद्र से कहा, वीरेंद्र, ये पुरानी शमन शैली के निशान हैं। राघव जरूर इन्हीं के पास सुरक्षित है। हमें उन तक पहुंचना होगा, इससे पहले कि विजय की सेना वहां पहुंचे।
युद्ध का आह्वान। एक रात आयुषी ने राघव को एक पुरानी हाथ से बनी धातु की कुल्हाड़ी और एक सफेद खाल का लबादा दिया। उसने कहा, राघव, अब तुम तैयार हो। तुम्हारी आंखें अब बर्फ के पार देख सकती हैं। राघव ने वह कुल्हाड़ी थामी। उसके चेहरे पर अब एक नई शांति और भयानक आत्मविश्वास था। उसने आयुषी से कहा, तुमने मुझे जो सिखाया है उसका हिसाब मैं विजय के खून से चुकता करूंगा। राघव ने वही किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। आयुषी से सीखी हुई उन गुप्त कलाओं का उपयोग करके वो बर्फ में एक साई की तरह घूमने लगा। अध्याय बर्फीली मौत का तांडव। पूरी टुकड़ी का सफाया। विजय के सैनिक ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर अपनी ऑटोमेटिक गन लेकर खड़े थे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि मौत उनके पीछे खड़ी है। राघव ने हिम दृष्टि का इस्तेमाल किया और बर्फ की चादर ओढ़कर दुश्मनों के बीच पहुंच गया। एक एक करके राघव ने मर्मघात प्रेशर पॉइंट से सैनिकों को साइलेंट कर दिया। किसी को चीख। राघव ने वही किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। आयुषी से सीखी हुई उन गुप्त कलाओं का उपयोग करके वो बर्फ में एक साई की तरह घूमने लगा। अध्याय बर्फीली मौत का तांडव। पूरी टुकड़ी का सफाया। विजय के सैनिक ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर अपनी ऑटोमेटिक गन लेकर खड़े थे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि मौत उनके पीछे खड़ी है। राघव ने हिम दृष्टि का इस्तेमाल किया और बर्फ की चादर ओढ़कर दुश्मनों के बीच पहुंच गया। एक एक करके राघव ने मर्मघात प्रेशर पॉइंट से सैनिकों को साइलेंट कर दिया। किसी को चीखने तक का मौका नहीं मिला। आयुषी ने भी अपनी प्राचीन कला का जलवा दिखाया और राघव का पूरा साथ दिया। कुछ ही देर में विजय की वो पूरी टुकड़ी, जो बारूद और हथियारों से लैस थी, बर्फ की लाशों में बदल गई। विजय वहां से किसी तरह अपनी जान बचाकर अंधेरे में भाग निकला। मामा का आगमन। तभी आसमान में हेलीकॉप्टर की गर्जना सुनाई दी। वकील मामा यश और वीरेंद्र ने जब नीचे का नजारा देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चारों तरफ दुश्मन ढेर पड़े थे और बीच में राघव हाथ में वो पुरानी कुल्हाड़ी लिए शांत खड़ा था। हेलीकॉप्टर नीचे उतरा और मामा दौड़ते हुए राघव के पास आए। उन्होंने राघव को गले से लगा लिया। मामा ने हैरान होकर पूछा, राघव बेटा, तू ठीक तो है ना? लेकिन ये सब कैसे? हमने तो पूरी फौज तैयार की थी तुझे बचाने के लिए, पर यहां तो तूने अकेले ही पूरी टुकड़ी को खत्म कर दिया। बिना किसी सूट के, बिना किसी गन के, ये सब तूने अकेले कैसे कर लिया? राघव का जवाब। राघव ने आयुषी की तरफ इशारा किया और मामा से कहा, मामा, तकनीक इंसान को ताकतवर बनाती है, लेकिन मुश्किल वक्त में सिर्फ इंसान का दिमाग और बर्फ जैसा सब्र काम आता है। आयुषी ने मुझे सिखाया कि जब आपके पास खोने को कुछ नहीं होता, तब आप सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। मैंने उनकी ही कला से इन्हें धूल चटाई है। वीरेंद्र ने राघव के सामने सिर झुका दिया। बाबा, आज आपने हमें फिर से गर्व महसूस करवाया है। अगला निशाना, विजय। वकील मामा ने राघव के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब चलने का वक्त है। विजय अभी भी जिंदा है और वो डार्क सिंडिकेट के मुख्य बेस की तरफ भागा है। वो वहां पूरी दुनिया के खिलाफ एक बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। राघव ने अपनी कुल्हाड़ी कसी और कहा, अब हमला वो नहीं, हम करेंगे। और इस बार न कोई जैमर काम आएगा, न कोई एंटी मैटर, क्योंकि अब मैं उनके लिए वो साया बन गया हूं जिसे वे देख भी नहीं सकते। कहानी का अगला मोड़। राघव अब वापस अपने असली रूप में आएगा, लेकिन इस बार उसके पास आयुषी की सिखाई कला और मामा की रणनीतिक ताकत दोनों है। राघव ने अपने मामा और वीरेंद्र की ओर देखा और बहुत ही शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मामा, अभी मेरा यहाँ रुकना ही सही है। मैं आप लोगों के साथ वापस नहीं जा सकता। तकनीक ने मुझे ताकत दी थी, लेकिन जब वो छिन गई तो मैं बेबस हो गया था। अब मुझे तकनीक से ज्यादा खुद को अंदर से मजबूत बनाना है। मेरे दुश्मन बहुत हैं और वे कब, कहां से और कैसे हमला करेंगे ये मुझे खुद नहीं पता। राघव ने आगे कहा, आयुषी ने मुझे जो सिखाया है वो अभी सिर्फ शुरुआत है। मुझे अपनी इंद्रियों को इतना तेज करना है कि बिना किसी रडार के भी मैं खतरे को सूंघ सकूं। जब मैं यहाँ से निकलूंगा तो मैं सिर्फ एक बिजनेसमैन या योद्धा नहीं, बल्कि अपने दुश्मनों के लिए एक कभी न खत्म होने वाला बुरा सपना बनूंगा। वकील मामा ने राघव की आंखों में वो आग देखी और समझ गए कि उनका भांजा अब एक नए रूप में ढलने के लिए तैयार है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ठीक है राघव, अपना समय लो, हम नोमेड आइलैंड को संभाल लेंगे, लेकिन याद रखना, तुम्हारी टीम और तुम्हारा मामा हमेशा तुम्हारे एक इशारे का इंतजार करेंगे। राघव और आयुषी उस बर्फीली घाटी में अपनी ट्रेनिंग जारी रखे हुए थे। एक शाम जब वे एक पुरानी लकड़ी की आग के पास बैठे थे, आयुषी उसे अपने कबीले के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, एक पुराने संत समान वृद्ध के पास ले गई। अध्याय
पिता के पदचिन्ह और पुराना रहस्य। बुजुर्ग का सवाल। वो वृद्ध व्यक्ति जिसकी आंखें सफेद पड़ चुकी थी लेकिन आवाज में गजब की खनक थी, राघव को ध्यान से देख रहे थे। अचानक उन्होंने अपना हाथ हवा में उठाया और राघव की कलाई पकड़ी। वृद्ध बोले, तुम्हारी नसों में जो खून दौड़ रहा है उसमें बर्फ की शांति भी है और ज्वालामुखी का उबाल भी। तुम यहाँ सिर्फ ट्रेनिंग के लिए नहीं आए हो। बताओ युवक, तुम्हारे पिता का क्या नाम था? राघव ने धीरे से उत्तर दिया, मेरे पिता का नाम विक्रम राजवंशी था। विक्रम राजवंशी, एक खोजकर्ता। ये नाम सुनते ही उस वृद्ध के चेहरे पर एक चमक आ गई। उन्होंने हंसते हुए कहा, विक्रम, तो तुम उस पागल मुसाफिर के बेटे हो। दुनिया उन्हें सिर्फ एक बड़ा बिजनेसमैन मानती है, लेकिन वे बिजनेस में आने से पहले पूरी दुनिया घूमे थे। वे इन पहाड़ियों की गुप्त कलाओं को सीखने आए थे। राघव सन्न रह गया। उसे हमेशा लगा था कि उसके पिता सिर्फ एक तकनीकी जीनियस थे। वृद्ध ने आगे बताया, तुम्हारे पिता बिजनेस से पहले एक बहुत बड़े खोजकर्ता और दिमागदार योद्धा थे। वे यहाँ सिर्फ लड़ना सीखने नहीं आए थे, बल्कि वे एक ऐसी प्राचीन शक्ति की खोज में थे जो इंसान की सोच से परे है। उन्हें पता था कि एक दिन उनका सामना डार्क सिंडिकेट जैसे राक्षसों से होगा, इसलिए उन्होंने अपनी खोज की सारी जानकारी उन जगहों पर छिपाई जहां कोई पहुंच न सके। कि उसके पिता ने नोमैड आइलैंड और फोटोनिक ऊर्जा क्यों बनाई थी? वो सब सिर्फ एक ढाल थी। असली हथियार तो पिता ने दुनिया के अलग अलग कोनों में छिपाया था। राघव का नया संकल्प। वृद्ध ने राघव को एक पुराना, धूल से भरा नक्शा दिया। ये तुम्हारे पिता का वो रास्ता है जिसे वे पूरा नहीं कर सके। अब तुम्हें इसे पूरा करना होगा। राघव ने नक्शा देखा। उसमें दुनिया की 5 ऐसी जगहों के निशान थे जहां उसके पिता ने अपनी अंतिम खोज के हिस्से छिपाए थे। राघव ने आयुषी की तरफ देखा और फिर अपने हाथों को देखा। अब उसके पास सिर्फ लड़ने की ताकत नहीं थी, बल्कि अपने पिता के अधूरे मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी भी थी।